हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f कोई फलन है जो कि n यूनियन जीरो से, मतलब कि ये इसका प्रांत है और इसका सह प्रांत है n यूनियन जीरो, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करते हैं और जीरो इसमें शामिल है, मतलब ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय से पूर्ण संख्या के समुच्चय में परिभाषित हो रहा है। और ये निम्न प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर है n प्लस एक जब यदि n का मान सम है, और इसी तरह n माइनस एक जब n का मान विषम है। यहाँ पे देखो एक गलती दे रखी है प्रश्न में, ये fx नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा मान अपने को n के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पे भी ये fn बनना चाहिए। fn बराबर में इस तरह से परिभाषित है और उसके बाद में हमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो कुछ चीजें हैं व्युत्क्रमणीय होने के लिए। व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन, तो लिखते हैं इसके लिए यदि कोई भी फलन, यदि कोई फलन, कोई फलन व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय, यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो उसका एकेकी व आच्छादक होना आवश्यक है। एकेकी व आच्छादक होना आवश्यक है। अब देखो सवाल ये उठता है कि एकेकी और आच्छादक निकालेंगे कैसे। इसका मतलब इस तरह से समझ लो कि देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ एकेकी के लिए। एकेकी के लिए जो सहप्रांत में स्थित कोई भी अवयव है इसके एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ये सीधी सी परिभाषा होती है। तो हम बोलेंगे कि सहप्रांत में स्थित, सहप्रांत में स्थित किसी भी बिंदु का, किसी भी अवयव का, किसी भी अवयव का एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब ना हो, पूर्व प्रतिबिंब ना हो। और देखो ये इसी तरह है जैसे हम लोग किसी भी फलन को परिभाषित करते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रांत में स्थित किसी भी अवयव का कोई भी एक से ज्यादा प्रतिबिंब ना हो। लेकिन जब व्युत्क्रमणीय फलन परिभाषित कर रहे हैं, मतलब फलन का उल्टा, तो इसमें जो परिसर है वो प्रांत बन जाता है, जो प्रांत है वो परिसर बन जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी में भी वही उल्टी परिभाषा लगने वाली है और साथ ही साथ आच्छादक के लिए भी वही लगने वाली है। जैसे प्रांत में मैं बोलूं कि फलन परिभाषित होने के लिए प्रांत में स्थित किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अगर किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो तो वो फलन ही नहीं होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे सहप्रांत में स्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होता है। तो लिखते हैं सहप्रांत में स्थित प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो, पूर्व प्रतिबिंब हो। इसका मतलब क्या है कि जो परिसर है ना वो सहप्रांत के बराबर हो जाए, परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाए। अब चलते हैं सवाल को हल करने। सवाल में जैसा कि हमें परिभाषा दे रखी है उसको सरल कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले n में जो अगर इसको मैं समुच्चय रूप में लिखूं तो 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी प्राकृत संख्या है। और इसमें देखो अगर मैं इसको यूनियन करना चाहूं जीरो जीरो अवयव के साथ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में मतलब जीरो भी इसमें शामिल होने वाला है और इसी तरह ये संख्याएं आगे तक बढ़ने वाली है। धनात्मक संख्या और धनात्मक पूर्णांक प्लस जीरो, ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल में जैसा कि हमें देखो दो समुच्चय हम लोग बना लेते हैं परिभाषा के रूप में। तो यहाँ पे अपने पास पहला गोला प्रांत को निरूपित करेगा और दूसरा गोला परिसर को, मतलब सहप्रांत को निरूपित करेगा। तो इसको समझ लेते हैं। देखो ये अपने पास कितना है, ये अपने पास प्रांत है तो प्रांत को ए बोल देते हैं और इसी तरह परिसर है तो परिसर को बी बोल देते हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एफ जो है ए से लेके बी में परिभाषित है और दोनों ही अपने पास समान है, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय। तो ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह आगे बढ़ने वाले हैं। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं तक लेके चल रहे हैं। अब बात यहाँ आती है कि सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं जिसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 आ जाता है तो वो सम संख्या कहलाती है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। और इनके अलावा जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या है। तो 0 सम संख्या है,
2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। आगे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे 10 आ गया तो 10 में इकाई का अंक 0 है तो वो भी संख्या। फिर उसके बाद 12 आया तो इकाई का अंक 2 है, तो मैं डायरेक्ट बोल दिया कि 0 2 4 6 8 जिसका इकाई का अंक हो वो सम संख्या, और जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या। ठीक है, अब परिभाषा लगा देते हैं। n सम संख्या है तो ये n प्लस 1 से जुड़ेगा। तो देखो 0 सम संख्या है तो 0 प्लस 1 उतना 1 से जुड़ जाएगा, मतलब कि 0 हम जोड़ देते हैं 1 के साथ। तो 0 को जोड़ दिया हमने, इसको सही करेंगे। देखो 0 को हम जोड़ते हैं 1 के साथ, तो 0 को हमने जोड़ा ये 1 के साथ, ये जोड़ दिया। उसके बाद देखो एक एक विषम संख्या आ गई, विषम संख्या को n माइनस 1 के साथ, तो n कितना है 1, तो 1 माइनस 1 0 के साथ, तो 1 को किससे जोड़ना पड़ेगा 0 के साथ। इसी तरह 2 सम संख्या है तो 2 प्लस 1 मतलब 3 के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 को 3 के साथ जोड़ा, इसको सही कर देते हैं। देखो 2 को हमने 3 के साथ जोड़ा, 2 को 3 के साथ जोड़ा, और इसी तरह 3 एक विषम संख्या है तो इसको n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह 4 जो है 5 के साथ जुड़ जाएगी, और 5 जो है वो 4 के साथ जुड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो 6 सम संख्या है तो 6 7 के साथ जुड़ जाएगी, और 7 विषम संख्या है तो ये 6 के साथ जुड़ जाएगी। इसी तरह 8 जो है सम संख्या है तो ये 9 के साथ जुड़ जाएगी, और 9 विषम संख्या है तो ये अपने पास 8 के साथ जुड़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सम संख्या आती है तो विषम संख्या से उसके आगे वाली विषम संख्या के साथ जुड़ने वाली है, और अगर कोई विषम संख्या आ रही है तो उसके पीछे वाली सम संख्या से जुड़ने वाली है। तो सम विषम के साथ जुड़ेगी, विषम सम के साथ जुड़ेगी। तो अपने पास सारी की सारी सम और विषम, मतलब जो पूर्ण संख्या है वो या तो सम होगी या विषम होगी। तो सारी की सारी सम और विषम संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब निर्भर है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब अपने पास मौजूद है, तो ये अपने पास आच्छादी हो गया। और दूसरा ये कि हर एक सम संख्या या विषम संख्या का एक ही पूर्व प्रतिबिंब है, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या के साथ जुड़ रही है और विषम संख्या सम संख्या के साथ जुड़ रही है। तो ये देखो एक की परिभाषा को भी संतुष्ट कर रहा है और आच्छादक की परिभाषा को भी संतुष्ट कर रहा है। अगर ये फलन एक और आच्छादक है तो फलन व्युत्क्रमणीय है। तो हमने बोल दिया, परिभाषा से स्पष्ट है, परिभाषा से स्पष्ट है कि फलन एक आच्छादी है, एक आच्छादक है, और अगर एक आच्छादक है इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। और देखो यही तो मेरे को सिद्ध करके बताना था, यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।